क्लास 9th सब पार्ट हिस्ट्री। फर्स्ट चैप्टर था आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन। सेकंड चैप्टर है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन। इसका मतलब कि यूरोप में समाजवाद की विचारधारा का आना और रशिया में क्रांति का होना। सबसे पहले हम आपको इस विचारधारा के बारे में बताएं, उससे पहले आपको हम रशिया जो कंट्री है उसके बारे में कुछ बताएं कि रशिया जो है वो बिगेस्ट कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड है, यानी रूस जो है वो विश्व के सबसे बड़े देशों में से कहा जाता है, क्योंकि वो जोग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें एरिया वाइज तो वो विश्व का बहुत बड़ा देश है, यानी सबसे बड़ा देश है। 1990s से बिफोर इसे यूएसएसआर के नाम से जाना जाता था। यूएसएसआर का मतलब था कि रशिया प्लस उसके 15 काउंटर पार्ट्स। जब इन्हें यूनाइट कर देते थे तब इन्हें कहा जाता था यूएसएसआर, यू फॉर यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। ठीक है, अब यू फॉर यूनियन, यूनियन का मतलब जो रशिया प्लस 15 पार्ट्स। सोवियत का मतलब होता था लॉ मेकिंग बॉडी। सोवियत को रशियन लैंग्वेज में कहते थे लॉ मेकिंग बॉडी। और सेकंड जो एस यहाँ पर यूएसएस, जो सेकंड एस है उसका मतलब था सोशलिज्म की आइडियोलॉजी, यानी कि जो भी सोशल चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आ रहे थे यूरोप के इन पार्ट्स में, उनकी बात है। तो यहाँ पर उस विचारधारा की बात आ रही है जो कि सोशलिस्ट है, यानी यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। जब ये रशिया प्लस 15 काउंटर पार्ट्स को हम यूनाइट कर देते थे तो हम किस नाम से जानते थे बिफोर 1990s? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। और सोवियत का मतलब होता था लॉ मेकिंग बॉडी। ठीक है, उसके बाद ये जो रशिया नाम का देश है इसकी जो बाउंड्रीज हैं, जो सीमाएं हैं, वो हमारे एशिया कॉन्टिनेंट से यूरोप कॉन्टिनेंट यानी यूरोप से एंड नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका से लगती हैं। आप कहेंगे कि ऐसे कैसे? एशिया कॉन्टिनेंट से इसकी सीमाएं लगती हैं, यूरोप से इसकी सीमाएं लगती हैं एंड नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका। अगर हम वर्ल्ड मैप को ग्लोब पर देख, यानी ग्लोब पर अगर हम रशिया की लोकेशन को अगर हम देखें तो हम देखेंगे कि ग्लोब पर नॉर्थ वेस्टर्न अमेरिका का जो पार्ट है वो रशिया के ईस्टर्न पार्ट से बहुत ज़्यादा नज़दीक हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि ग्लोब जो है एक मॉडल ऑफ द अर्थ होता है, तो बहुत सारे जो आइडियल लोकेशन होते हैं उनको हम ग्लोब पर अगर देखें तो हम बेहतर चीज़ों को समझ सकते हैं। रशिया की जो कैपिटल है उसका नाम है मॉस्को। ठीक है, रशियन रेवोल्यूशन जो था वो कब हुआ था? 1917 में, यानी कि 1917 में। अच्छा, फ्रेंच रेवोल्यूशन कब हुआ था? 1789 में। इसका मतलब कि एक लंबा पीरियड जो था वो फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद व्यतीत हुआ, बल्कि विश्व में 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हो गया था और ये फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ था 1918 में। तो 1917 में रेवोल्यूशन होता है रशिया में। किस विचारधारा को लेकर? सोशलिज्म को लेकर, या जो चेंजेस वहां पर हो रहे थे उनको लेकर, क्योंकि रशियन पार्ट्स ने भी यूरोप के उस फ्रेंच रेवोल्यूशन को ऑब्जर्व किया था। उन्हें पता था कि कैसे वहां पर चेंजेस आए, लिबर्टी की बात वहां पर कैसे हुई, कैसे वहां पर सफरकेट मूवमेंट्स आए, कैसे वहां पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज जो था उसका शुरुआत हुई, वहाँ पर कैसे कैसे चेंजेस आए उनके बारे में। तो जो रशियन रिवॉल्यूशन था वो 1917 में हुआ। फॉर्मली रशिया जो था वो इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1922 में। अब रशियन रिवॉल्यूशन हमने आपको बताया कि 1917 में हुआ था और फॉर्मली ये जो कंट्री था ये इस्टेब्लिश हुआ था 1922 में। इसका मतलब कि 17 और 22 के बीच जो गैप है वो 4 इयर्स का है। तो हमें ये बताना पड़ेगा आपको कि ये जो 4 इयर्स थे इस समय रशिया में क्या हो रहा था। तो रशिया में इस समय इन 4 इयर्स में एक सिविल वार का मतलब गृह युद्ध हो रहा था। किस विचारधारा को लेकर? कम्युनिस्ट विचारधारा को लेकर एक गृह युद्ध हुआ
और गृहयुद्ध का मतलब क्या होता है कि एक देश के अंदर उसके नागरिक जब किसी विचारधारा पर उनमें मतभेद होता है और उससे संबंधित जो उसके परिणाम होते हैं वो सिविल वार कहलाते हैं। यानी कि एक देश का आंतरिक जो युद्ध होता है किसी विचारधारा को लेकर सिविल वॉर या गृह युद्ध कहलाता है। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस तरह से 1917 में फॉर्मली रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। 1922 में फॉर्मली ये कंट्री जो था वो इस्टेब्लिश हुआ। उसके बाद क्या होता है कि रशिया जो कंट्री था धीरे धीरे वहाँ पर सोशल चेंजेस आने शुरू हुए, यानी सोशल चेंजेस शुरू हो गए थे वहाँ पर। कब? ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वार, यानी 1914 टू 1918, और फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हुआ था 1918 में। ठीक है, तो क्या हुआ कि इस रेवोल्यूशन में अगर हम इसे बहुत ईजिली समझना चाहें तो क्या है कि ये जो कंसेप्ट है इसे समझने के लिए हमें कुछ विचारधाराओं को समझना होगा। जैसे कि अगर हम इस पार्ट को देखें तो हमें क्या करना पड़ेगा कि सोशलिज्म इन यूरोप एक पार्ट एंड द रशियन रेवोल्यूशन एक सेकेंड पार्ट। अगर हम दो पार्ट्स में इसे डिवाइड कर लें तो आपको बेहतर समझ में आएगा। तो ये है आपके बुक में कि द एज ऑफ सोशल चेंज, ये जो समय था वो एक सोशल चेंज का समय था, यानी सामाजिक परिवर्तन का समय था। द सोशल एंड पॉलिटिकल चेंजेस दैट टुक प्लेस ऑल ओवर यूरोप कैन बी ट्रेस्ड टू द फ्रेंच रेवोल्यूशन। यानी कि जो भी सामाजिक और राजनीतिक परिवर्तन यूरोप में हो रहे थे उन सभी परिवर्तनों को ट्रेस किया गया था फ्रेंच रेवोल्यूशन से। बट नॉट एवरीवन इन यूरोप वांटेड ए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सोसाइटी। लेकिन यूरोप में रहने वाली हर कम्युनिटी जो थी या हर सोसाइटी जो थी वो एवरीथिंग चेंज हो जाए, सब कुछ चेंज हो जाए, वो लोग ऐसा नहीं चाहते थे। सम वर कंजर्वेटिव्स, इनमें से तीन तरह की विचारधाराएं जो थीं वो वहां पर दिखाई दी। एक थे कंजर्वेटिव्स, एक थे लिबरल्स और एक थे जो उनका नाम था रेडिकल्स। ठीक है, तीन तरह की विचारधाराएं थी। तो समवर कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स कौन होते हैं? जो बहुत संकीर्ण मानसिकता वाले होते हैं। अगर हम बहुत आपको इजीली समझाएं तो क्या है कि इनका टोटल परसेंटेज यूरोप की पॉपुलेशन में 2% था। ये लोग ट्रेडिशनल इंस्टीट्यूशन को ही आगे बढ़ाना चाहते थे, सोशल चेंजेस को जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे। इनको हमेशा से ही फ्रेंच रेवोल्यूशन के टाइम से ही सभी राइट्स दिए गए थे। ये बहुत रिच कम्युनिटीज़ के लोग थे, लेकिन इनका टोटल पॉपुलेशन जो था वो 2% था। यानी कि ये हमेशा से एरिस्टोक्रेट्स रहे। एरिस्टोक्रेट्स का मतलब क्या होता है? निरंकुश। तो ये इस टाइप से के लोग थे जो कि सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, उसे डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे थे। कंजर्वेटिव्स, अदर्स वर लिबरल्स एंड रेडिकल्स। उसके बाद सेकेंड जो आइडियोलॉजी थी वो थी लिबरल्स। लिबरल्स कौन थे? उदारवादी, क्योंकि लिबरल मीन्स क्या होता है? उदार। तो ये उदारवादी थे। अब उदारवादी कौन थे? कंजर्वेटिव्स का हमने आपको बताया कि टोटल पॉपुलेशन में उनका परसेंटेज क्या था? 2%। लिबरल्स का परसेंटेज क्या था? 98%। तो जब हम 98 में 2% को 98% में 2% को अगर हम प्लस कर देंगे तो हमारा टोटल परसेंटेज हो जाएगा 100%। तो यहाँ पर जो लिबरल लोग थे उनका परसेंटेज 98% था। ये कॉमन पीजेंट्स थे। ये कंजर्वेटिव्स के यहाँ एज लेबर काम किया करते थे। ये लोग बहुत ही पुअर कम्युनिटीज़ के लोग थे। एजुकेशन बहुत कम थी इनके कम्युनिटीज़ में, और टोटल परसेंटेज जो था, बस इनके विचार जो थे वो उदार थे। उदार क्यों थे? क्योंकि फ्रेंच रिवॉल्यूशन के ही टाइम से जो लिबरल्स थे उन्होंने देखा था कि जो एरिस्टोक्रेट्स हैं, जो कंजर्वेटिव्स हैं, वो कहीं ना कहीं हमें एक्सप्लॉइट करते हैं। तो उन्होंने, उनके एक वर्ग ने क्या किया कि अपने आप को एजुकेशन से जोड़ा, ताकि, क्योंकि उनके पास और रिसोर्सेज था नहीं, तो उन्होंने सोचा कि अगर हम हाईली एजुकेटेड हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने अधिकारों की बात कर सकते हैं, और शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे कि हम एक अच्छा प्लेटफॉर्म हासिल कर सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया कि उस ग्रुप से बहुत सारे लोग जो थे वो हाईली एजुकेशन की तरफ गए, और बहुत सारे लोग टीचर्स बने, डॉक्टर्स बने, लॉयर्स बने, प्रोफेसर्स बने। तो इस तरह से
ये लोग लिबरल्स कहलाए। बाद में इन्होंने अपने अधिकारों की व्याख्या की, अपने अधिकारों की बात की, सोशल चेंजेस को एक्सेप्ट किया, लेकिन ये पूरी तरह से डेमोक्रेट्स भी नहीं थे। और तीसरा एक ग्रुप था रेडिकल्स। ठीक है, तो द फ्रेंच रेडिकल्स कौन थे? रेडिकल्स जो थे, इनकी विचारधारा क्या थी हम आपको बताते हैं। दे सपोर्टेड वुमेन्स राइट, यानी कि ये महिलाओं के अधिकारों की, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि फ्रेंच रेवोल्यूशन में डिक्लेरेशन ऑफ राइट्स का जो चार्टर आया था उसमें मेंस को तो राइट दिए गए थे पर वुमेन्स को नहीं, बाद में आकर मिले थे उनको। तो ये लोग जो रेडिकल्स थे उनकी विचारधारा थी कि वुमेन्स को उनके अधिकार मिलने चाहिए एंड ऑर्गेनाइज द वेरियस सफरगेट मूवमेंट्स। तो उन्होंने क्या किया था कि महिलाओं को संगठित करने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए, जैसा कि सफरगेट मूवमेंट। सफरगेट मूवमेंट क्या था? महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने का, इनके पॉलिटिकल राइट्स दिलाने का आंदोलन था। रेडिकल्स वांटेड अ नेशन इन विच द गवर्नमेंट वाज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी ऑफ ए कंट्रीज पॉपुलेशन। यानी रेडिकल्स चाहते थे कि किसी देश में जो सरकार बने, मीन्स कि रसिया में जो सरकार बने वो उस देश की मेजॉरिटी पॉपुलेशन के बेसिस पर होनी चाहिए, ऐसी उनकी सोच थी। दे वर नॉट अगेंस्ट द एक्सिस्टेंस ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी। वे कभी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी यानी निजी और व्यक्तिगत संपत्ति जो थी उसके विरुद्ध नहीं थे, बट डिसलाइक द कंसंट्रेशन ऑफ इट इन द हैंड्स ऑफ फ्यू पीपल। लेकिन वे ये नहीं पसंद करते थे कि जिस प्रकार से फ्रांसीसी क्रांति में केवल दो ही कैटेगरीज थी वहां पर, फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, जिनके पास की प्रॉपर्टीज रही, क्योंकि वो लोग किस वर्ग में से आते थे? कंजर्वेटिव्स में से। परसेंटेज कितना था? 2%। हमेशा से रिच रहे, एरिस्टोक्रेट्स रहे, रिच रहे और उनके पास भरपूर रिसोर्सेज होते थे, ऑल राइट्स उनको मिलते थे, प्रायोरिटीज दी जाती थी, तो ये सारी चीजें उनके पास थी। तो वे नहीं चाहते थे कि उनको कंसंट्रेट करते हुए कुछ भी किया जाए जिससे कि जो रेडिकल्स थे उनकी भावनाओं को इससे कष्ट पहुंचे। तो इस तरह की विचारधाराएं थी। एक थे लिबरल्स, एक थे कंजर्वेटिव्स और एक थे रेडिकल्स। 3 लोग थे, ठीक है, 3 विचारधाराएं थी यहाँ पर। तो ये बात हुई। उसके बाद हम आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में बताते हैं। एक एक करके हम आपको क्या करते हैं कि एक एक विचारधारा करके आपको रोज बताएंगे, क्योंकि अगर हम इकट्ठा बता देंगे तो आप लोग हो जाओगे कंफ्यूज। तो सबसे पहले हम बताते हैं आपको कंजर्वेटिव्स के बारे में। ओके, तो कंजर्वेटिव्स कौन थे? जो भी सोशल चेंजेस फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद आ रहे थे यूरोप के समाज में, उसको कंजर्वेटिव्स क्या नहीं चाहते थे कि वे तेजी से हों। वो क्या चाहते थे कि जो भी डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स आए उनका स्पीड कैसा हो? ग्रेजुअली स्लो डाउन, यानी कि बहुत हल्का। अब ग्रुप ऑफ रूलिंग क्लास थे ये हमेशा से, क्योंकि ये एरिस्टोक्रेट रहे तो ये हमेशा से सत्ता के आसपास रहे, पावर के आसपास रहे। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन दे वर चेंज, लेकिन फ्रांसीसी क्रांति के बाद इनके विचारों में कुछ परिवर्तन आया बिकॉज दे अंडरस्टूड दैट द चेंज वॉज इनएविटेबल, यानी कि लेकिन इन्हें ऐसा लग रहा था, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति पहले ही हो चुकी थी, तो इन्हें ऐसा लग रहा था एज कंजर्वेटिव कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं अब हम उन्हें नहीं रोक सकते, क्योंकि फ्रांसीसी क्रांति में बहुत परिवर्तन आ गए थे, उसके बाद रशियन रिवॉल्यूशन हुआ। तो उन्होंने कहा कि अब हम चेंजेस को रोक नहीं सकते, ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि समाज आगे बढ़ेगा तो चेंजेस होंगे और इन चेंजेस को हमें एक्सेप्ट भी करना पड़ेगा। तो उन्होंने कहा कि लेकिन ये जो परिवर्तन हो ये कैसे हो कि बहुत ही इनका जो प्रोसेस है बहुत ही स्लो डाउन रहे, जिससे कि हमारी जो सोशल पोजीशंस हैं उनमें बहुत अधिक उन पर प्रभाव न पड़े। तो उनका ऐसा विश्वास था कि बट दे बिलीव्ड दैट द पास्ट हैड टू बी रिस्पेक्टेड टू बी ब्रॉट थ्रू स्लो प्रोसेस। यानी उनका ये कहना था कि जो भी सोशल चेंजेस आ रहे हैं हम उनका स्वागत करते हैं, लेकिन हमारा ऐसा विश्वास है कि जो हमारा अतीत रहा, यानी एज कंजर्वेटिव, एज एरिस्टोक्रेट, जो समाज में हमें सम्मान मिलता रहा, हमें भविष्य में भी वही सम्मान मिलना चाहिए, क्योंकि हम सुपीरियर हैं, एरिस्टोक्रेट्स हैं। क्योंकि हमारा परसेंटेज कितना है? 2%। हम हमेशा से किस कम्युनिटी से आते हैं? रिचेस से।
तो इस तरह से उन्होंने कहा कि हमारे अधिकारों की रक्षा करते हुए क्या करना चाहिए कि हमें सामाजिक तौर पर सम्मान की दृष्टि से देखा जाना चाहिए। तो ये एक विचारधारा थी, ठीक है। तो आज हमने आपको एक विचारधारा बताई, रशिया के यूएसएसआर का जो कंसेप्ट था उसके बारे में बताया। उसके बाद अब हम इस टॉपिक को आज आपको आगे नहीं बताते, इसलिए नहीं बताते क्योंकि अगर हम ये बात बताएंगे आपको आगे तो आप हो जाओगे कंफ्यूज। तो ठीक है, हम आपको एक और चीज़ बताते हैं। ये क्या है, रशिया से ही रिलेटेड है। एक बार आपको फिर से याद दिला दें कि रशिया जब यूएसएसआर था तब उसके साथ रशिया प्लस 15 उसके अन्य भाग मिलकर क्या बनते थे, यूएसएसआर, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक। सोवियत का मतलब था लॉ मेकिंग बॉडी, ठीक है। तो ये कानून बनाने का काम करते थे। उसके बाद 1990s के डिकेड में ये अलग अलग हो गए, उसके काउंटर पार्ट्स ने अपने अपने आप को अलग कर लिया, अब रशिया बचा। तो इस तरह से क्या हुआ कि 1945 में आप लोगों को अभी मैंने ये बताया कि 1914 में फर्स्ट वर्ल्ड वार शुरू हुआ एंड 1918 में एंड हुआ, लेकिन रशियन रेवोल्यूशन कब हुआ, 1917 में, ठीक है। उसके बाद 1922 में ये कंट्री फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ। क्योंकि ये अगर कंसेप्ट हमारे समझ में आ गया तो आगे की चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी। 22 तक की बात हो गई। अब है कि 1 सितंबर 1939 को सेकेंड वर्ल्ड वार शुरू होता है। 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है। फर्स्ट वर्ल्ड वार हमारा चला 4 इयर्स, सेकेंड वर्ल्ड वार 6 इयर्स। 1945 में जब सेकेंड वर्ल्ड वार ख़त्म होता है तो उस समय क्या होता है कि हमारा जो वर्ल्ड है 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है। 2 सुपर पावर बनकर उस समय निकलते हैं, एक होता है अमेरिका और एक होता है रसिया। तो एक सुपर पावर, ये दोनों ही मिलिट्री ब्लॉक्स थे, यानी कि सैन्य समूह थे। इनके पास सैनिक जो पावर थी, मिलिट्री पावर थी, वो बहुत अधिक थी दोनों ही देशों के पास। तो विश्व के आधे देश अमेरिका का को फॉलो कर रहे थे और आधे देश जो थे वो एज सुपर पावर रशिया को फॉलो कर रहे थे। लेकिन दोनों ही सुपर पावर जो थे उनमें से अमेरिका तो आज भी आप देखते हो कि हम कंसीडर करते हैं कि अमेरिका जो है वो सुपर पावर है, लेकिन रशिया जो था वो धीरे धीरे 1990s आते आते कोलैप्स हो गया, यानी कि विखंडित हो गया, टूट गया। क्यों टूट गया, क्योंकि उसके साथ जो 15 नेशंस थे उन्होंने उसका साथ छोड़ दिया, ठीक है। तो इसलिए उसके लिए जो कंसेप्ट था कि वो एक सुपर पावर है, वो कंसेप्ट खत्म हो गया, ठीक है। अब अमेरिका सुपर पावर है लेकिन रूस नहीं, लेकिन रूस सुपर पावर से फिर भी कम नहीं है, ठीक है। तो ये एक बात है। उसके बाद है कि रशिया जो है सुपर पावर बनने की जो होड़ थी अमेरिका के साथ उसकी, उसमें अमेरिका से कहीं पीछे नहीं था। क्योंकि सबसे पहले क्या था कि सुपर पावर बनने में जो उसका कंपटीशन था अमेरिका से, उसमें सबसे पहला जो कंसेप्ट था वो था स्पेस रेस, यानी अंतरिक्ष में प्रवेश करने की जो उसकी क्षमता थी वो अमेरिका के बिल्कुल बराबर पे थी। और बहुत स्टिफ कंपटीशन था उसका अमेरिका से। स्टिफ कंपटीशन मीन्स कड़ी प्रतिस्पर्धा थी, और उस प्रतिस्पर्धा को करने के लिए उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो स्पेंड किए थे, यानी खर्च किए थे टू कम्पीट विथ यूएसए, अमेरिका के साथ होड़ करने के लिए। सेकंड उसने क्या किया कि एज सुपर पावर आर्म्स रेस, आर्म का मतलब वेपन, हथियार, हथियारों की जो होड़ थी दोनों ही सुपर पावर्स में, उसमें भी रशिया कहीं अमेरिका से कम नहीं था। क्योंकि उसने यहाँ पर भी फर्स्ट वर्ल्ड वार में बिलियंस ऑफ डॉलर्स जो थे वो खर्च किए थे, और स्पेंट ऑन ह्यूज आर्मी, बहुत बड़ी सेना पर बहुत बिलियंस खर्च किए थे ताकि उस सेना को वो बहुत ही प्रभावी ढंग से उस युद्ध में शामिल कर पाए। नंबर थर्ड था रशिया को सुपर पावर बनने की दृष्टि से जो तीसरा पॉइंट था वो था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर क्या था कि ये शीत युद्ध कहा जाता है। शीत युद्ध का मतलब वो समय जिस समय कोई देश शांत रहते हुए किसी युद्ध की तैयारी में लगा हो,
तो वो शीत युद्ध था। ये पीरियड रशिया में चला 1945 टू 1991, 1945 में। मीन्स कि 1945 में क्या हुआ था, सेकेंड वर्ल्ड वार खत्म हुआ था, एंड 1991 में आकर यूएसएसआर का जो कंसेप्ट था वो खत्म हो गया। तो इस तरह से ये जो ड्यूरेशन था 1945 टू 1991, ये सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद का समय था। ये कोल्ड वार का समय कहा गया, क्योंकि रशिया का जो कंसेप्ट था यूएसएसआर कोलैप्स हो गया था। उसके बाद रशिया ने अपना फॉर्मल जो उसका स्वरूप था उसको धारण किया, और उसके बाद आगे के जो कार्यक्रम थे उसकी ओर अपने आप को ले गए, टू सपोर्ट कम्युनलिज्म। और ये जो कोल्ड वॉर का समय था, इस समय वहाँ पर सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वहाँ के लोगों ने कम्युनिस्ट जो विचारधारा थी। तो कम्युनिस्ट विचारधारा को इन्होंने सपोर्ट किया, और इसके बाद रशिया जो था वो एक कम्युनिस्ट नेशन बना। फोर्थ जो सबसे बड़ा कारण बना रशिया के टूटने का, वो कारण था अफगान वॉर। यानी जिस इन सभी कारणों के कारण जो अभी हमने एक्सप्लेन किए, उन सभी कारणों के कारण रशिया जो था वो सुपर पावर होने की जो विशेष क्षमता थी उसके अंदर, उसको खोता जा रहा था। अफगान वॉर, ये वॉर जो था ये 1979 टू 1989 तक चला था, यानी 10 इयर्स का समय था। अफगान वॉर क्या था, एशिया कॉन्टिनेंट का एक देश अफगानिस्तान, अफगानिस्तान में कुछ ऑर्थोडॉक्स ग्रुप्स थे, तालिबानी जिन्हें हम कहते हैं, उनको लेकर एक लड़ाई थी, जिसे एशिया में शांति स्थापित करने के उद्देश्य से रसिया ने वहाँ लड़ा था। लेकिन अमेरिकन इंटरफेयर के कारण रशिया को पीछे हटना पड़ा 10 वर्ष के बाद, क्योंकि बहुत ज़्यादा नुकसान रशिया को हो चुका था, इसलिए वो वहाँ से हट गए। तो ये भी एक बड़ा कारण बना यूएसएसआर के कोलैप्स होने का, या फिर सुपर पावर के की जो विशेषता थी उसके खत्म होने में। लास्ट था डिक्लाइन इन इकोनॉमी, यानी वहाँ की जो अर्थव्यवस्था थी वो डिक्लाइन होने लगी थी। कारण क्या था कि सुपर पावर होने की जो भी विशेषताएं थी वो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था को नुकसान दे रही थी, जिस कारण से कि उसकी सुपर पावर होने की जो विशेष क्षमता थी वो खत्म होती जा रही थी। तो ये हमारा पार्ट था, और उसके बाद टॉपिक को मैं एक बार फिर से फॉर्मल शुरू करूँगी आपके लिए कल से, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी मैं आप लोगों को। अगर इतना पार्ट आपके समझ में आ जाए तो आप इसे समझने की कोशिश करना, नहीं तो फिर मैं अगले वीडियो में और आपको सिंपल वे में समझाने की कोशिश करूँगी।